नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल फायर इन इंडिया में। दोस्तों 7 जनवरी 2024 को मैंने आपके लिए बनाई थी PKP 2.0 वाली शीट और वीडियो। PKP मतलब है पैसों का पेड़, और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए PKP 3.0 पैसों का पेड़ विद ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ये है हमारा वो बड़ा पैसों का पेड़ जिसमें से हम फल तोड़ रहे थे, और विद ऑप्शन ट्रेडिंग अब आपके पास एक और छोटा पेड़ होगा जिसमें से आप फल तोड़ेंगे। तो वो सब क्या है उसकी डिटेल्स आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये जो पैसों का पेड़ स्ट्रैटेजी है ये कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं है। जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं, मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, उन्हें पता होगा कि 5 साल पहले मैंने इस पे पहला वीडियो बनाया था पैसों का पेड़ पे, और धीरे धीरे करके वो एनहांस होते होते आज मैं उसे 3.0 वर्जन तक लेकर आया हूँ। और पैसों का पेड़ मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के साथ पहले दिन से ही यूज़ कर रहा हूँ। वीडियोस आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। पैसों का पेड़ प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा। उसमें पुराने वीडियोस हैं तो थोड़ा ऑडियो का इशू होगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन उसमें जो कंटेंट है आपको काफ़ी हेल्प करेगा समझने के लिए कि पैसों का पेड़ की ताकत क्या है। तो वही ताकत मैं आपको भी देना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू आप ऑप्शन ट्रेडिंग में एंट्री ले सकते हैं बहुत सेफ्टी के साथ। मैंने भी ऐसा किया था, उससे पहले मैं ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करता था। पैसों का पेड़ के साथ मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग मैंने सीखी, धीरे धीरे मुझे कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि उसमें सेफ्टी लेवल बहुत ज़्यादा है। ऑप्शन ट्रेडिंग यूजुअली सेफ नहीं कंसिडर की जाती, लेकिन पैसों का पेड़ के थ्रू जो हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं वो काफ़ी सेफ है। इसलिए वहाँ से मुझे सीखने को मिला, उस पर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, और धीरे धीरे मैं चीज़ों को एनहांस करता चला गया, आपके साथ शेयर करता चला गया। तो उसी जर्नी का पार्ट है आज PKP 3.0 विद ऑप्शन ट्रेडिंग। तो आज मैं क्या नया लेकर आया हूँ आपके लिए वो बताता हूँ आपको। सो न्यू फीचर्स ऑफ PKP 3.0। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, ऐप स्क्रिप्ट टू ऑटोमेट द यूज़ ऑफ PKP शीट। तो हमारी जो PKP शीट होती है जिसमें हम सिप करते हैं, बिड्स करते हैं और सेलिंग करते हैं रेगुलरली, उसको मैंने ऐप स्क्रिप्ट से ऑटोमेट कर दिया है ताकि वो सारे एक्शन हमारे लिए जस्ट क्लिक ऑफ अ बटन दूर हों। तो आप यहाँ पे देखेंगे मैंने बिड का बटन लगाया है, सिप का बटन लगाया है, और राइट हैंड साइड में जाएंगे तो सेल का बटन लगाया है। ये कैसे काम करता है अभी मैं आपको पूरा डेमो दूंगा। तो ये हो गया सबसे पहली चीज़। इसके अलावा भी मैंने ऐप स्क्रिप्ट एक और जगह यूज़ करी, अभी बताता हूँ आपको। वो है ईजिली ट्रांसफर डेटा फ्रॉम ओल्ड शीट टू न्यू शीट विद क्लिक ऑफ अ बटन। तो पहले क्या होता था, अगर आपने एक पुरानी मेरी शीट ले रखी है, उसमें सारा डेटा आप मेंटेन करते हुए चल रहे हैं कि क्या बाय किया, क्या सेल किया, और जब मैं कोई नया अपडेट अपनी ओरिजिनल शीट में करता हूं तो उसकी आपको कॉपी बनानी होती है, और उसके बाद सारा डेटा कॉपी पेस्ट करके ट्रांसफ़र करना होता है नई शीट में। तो वो थोड़ा हैसल वाला काम है। तो उसको ईजी पीजी बनाने के लिए मैंने आपके लिए एक और ऐप स्क्रिप्ट बनाई है, ब्रांड न्यू, जो मैं इस PKP 3.0 में लगा रहा हूं, जिससे हम अपना डेटा ट्रांसफ़र ईजिली कर सकेंगे बस एक बटन दबाने पर। पुरानी शीट का डेटा नई शीट में आ जाएगा और हमें मैनुअली कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तीसरा फीचर है इस PKP 3.0 शीट का, डेटा फॉर सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट स्ट्राइक प्राइसेस फॉर ऑप्शन सेलिंग। तो ऑप्शन सेलिंग करनी है तो उसे ढंग से करना होगा, और ढंग से करने के कुछ नियम कानून होते हैं। तो उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट एक नियम कानून है कि हमें सही स्ट्राइक प्राइस को सेल करना होता है। ऐसे रैंडमली किसी भी स्ट्राइक प्राइस को नहीं सेल करते। और यहाँ मैं कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ करूँगा जो ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड हैं। जो ऑप्शन ट्रेडिंग को नहीं जानते वो मेरे ऑप्शन ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट को देख लें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उससे आपको टर्मिनोलॉजी सब कुछ समझ में आ जाएगी, और मैं जो भी बात कर रहा हूँ ऑप्शन सेलिंग की वो सब समझ में आएगी। यहाँ मैं पूरी डिटेल में ऑप्शन सेलिंग दोबारा नहीं समझाऊंगा, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और मैं बेसिक टर्मिनोलॉजी ही यूज़ करूँगा, मैं कोई जार्गन्स ऐसे यूज़ नहीं करूँगा जो ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत कम सुनाई देते हों। जो बहुत रेगुलरली सुनाई देते हैं वही मैं यहाँ टर्मिनोलॉजी यूज़ करूँगा। और जिस तरह से मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ बहुत ही सिंपल रख के करता हूँ, ठीक है। डेटा ड्रिवन होती है मेरी ऑप्शन सेलिंग, ताकि डेटा के आधार पे मैं डिसीजन ले सकूं कि क्या सही है, क्या गलत है, कब करना है, कब नहीं करना है। वही सब चीज़, वही पावर मैं आपको इस शीट के थ्रू दे रहा हूं, ताकि आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कि मैं रेकमेंड करूंगा, करना चाहिए हर किसी को जिसके पास भी टाइम है। और इसको करने के लिए टाइम भी बहुत कम लगता है। ऐसे नहीं कि पूरे दिन बैठे रहना पड़ता है। हम इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बहुत कम समय देकर इसे आराम से कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो 2 पार्ट्स में होगा। पहला पार्ट में पहली 2 चीज़ें कवर करूंगा कि मैंने PKP में जो ऐप स्क्रिप्ट लगाई है उससे ऑटोमेशन कैसे हुआ है, उस शीट को हमें कैसे यूज़ करना है, और दूसरा डेटा ट्रांसफ़र कैसे करेंगे हम अपनी पुरानी शीट से नई शीट में।
और दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा, दूसरा पार्ट मतलब एक अलग से वीडियो होगा पार्ट 2, जिसमें मैं ऑप्शन सेलिंग के बारे में आपको बताऊंगा इस शीट में जो मैं दे रहा हूं आपको। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि पीकेपी शीट में जो मैंने ऑटोमेशन लगाए हैं उन्हें कैसे यूज़ करना है। तो ये है निफ्टी पीकेपी 3.0 विद ऑप्शन ट्रेडिंग। तो निफ्टी की और बैंक निफ्टी की मैंने अलग अलग बनाई है क्योंकि उनका जो ऑप्शन का डेटा है वो अलग अलग पुल होगा, इसलिए उनकी अलग अलग डेडिकेटेड शीट्स हैं। एक ही शीट में दोनों नहीं करेंगे, मैं पर्सनली अलग अलग करता हूँ। वैसे ही मैं आपको भी रेकमेंड करूँगा अलग अलग कीजिए, उससे मैनेजमेंट बहुत ईजी हो जाता है। तो यहाँ सबसे पहले आपको एज़ यूजुअल स्ट्रैटेजी शीट मिलेगी, जहाँ पे मैंने सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं जो मैं आज वीडियो में बताऊँगा डिटेल में। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में उन्हें दे रखा है। फिर मैंने आपको यहाँ पे वो लिंक दिया है ओरिजिनल शीट को एक्सेस करने के लिए। तो जैसा आपको पता है कि आज मैंने शीट रिलीज़ करी, कुछ दिनों बाद मेरे पास फीचर रिक्वेस्ट आएंगे या फिर कोई बग हो सकता है शीट में, उसे फिक्स करने के लिए मैं अपडेट रिलीज़ करता हूँ। और अपडेटेड वर्जन आपको एक्सेस करने के लिए ये वाला लिंक यूज़ करना होता है। और इस बार तो मैंने वो भी आसान कर दिया है कि लिंक से आप कॉपी बनाने के बाद डेटा ट्रांसफ़र बहुत ईजिली कर पाएंगे, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पीकेपी 3.0 जो कि आज का वीडियो है उसका लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा। फिर पीकेपी 2.0 वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा, क्योंकि पीकेपी को मैं डिटेल में दोबारा नहीं कवर करूंगा। 2.0 वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है, आप पीकेपी को नहीं जानते, पैसे का पेड स्ट्रैटेजी को नहीं जानते, तो 2.0 का वीडियो यहाँ से आप देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं पीकेपी 2.0 का वीडियो आपको दे दूंगा, ताकि आप पूरा समझने के बाद डिसाइड करें कि आपको शीट परचेज करनी है या नहीं करनी है। और उसके बाद फिर फुल पीकेपी लिस्ट। तो जैसे मैंने कहा, ये 5 साल से चली आ रही स्ट्रैटेजी है। तो मैंने जो 5 सालों में इससे रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो वो प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने यहाँ पे दे दिया, ताकि जो भी इस शीट को यूज़ कर रहा है क्विकली उसे भी एक्सेस कर सके, क्योंकि जो लर्न करना चाहते हैं उन्हें टाइम लगाना पड़ेगा। ठीक है। और बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, उसमें बहुत सारी लर्निंग मैंने शेयर करी है, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, अपना रियल पोर्टफोलियो शेयर किया है। तो जो सीरियस हैं अपने ट्रेडिंग करियर के बारे में, ऑप्शन ट्रेडिंग को सीरियसली सीखना चाहते हैं, क्योंकि इसको सीखने के बाद मैंने बहुत मेरी ऑप्शन ट्रेडिंग की जर्नी और मेरी शेयर मार्केट की जर्नी एक अलग ही डायरेक्शन में चली गई है। तो मैं हर किसी को रेकमेंड करूँगा कि इसे सीखना चाहिए। हाँ, रिस्क होता है वहाँ पे, इसीलिए ये वाली स्ट्रैटेजी से मैं स्टार्ट करने को बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ रिस्क बहुत कम है ऑप्शन ट्रेडिंग में। उसके बाद आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की शीट कैसे यूज़ करनी है, उसके कुछ मैंने यहाँ पे लिंक्स और डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, कैसे कैसे यूज़ करना है। मैं अभी थोड़ी देर में आपको जब मैं पार्ट 2 बनाऊंगा उसमें मैं ये सारा समझाऊंगा भी, पार्ट 2 वीडियो में। फिर है हमारे पास पीकेपी शीट। तो ये वो शीट है जहाँ पे हम मैनेज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये निफ्टी 20 का पीकेपी है। तो निफ्टी में अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट करने पड़ेगा। ETF मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो निफ्टी के बहुत सारे ETFs आते हैं। निफ्टी 20 है वो टॉप वॉल्यूम वाला है, मतलब उसमें सबसे ज़्यादा कारोबार होता है निफ्टी का, इसलिए मैंने वो यहाँ पे यूज़ किया है। आपकी मर्ज़ी है, आप कोई और ETF यूज़ करना चाहें तो ये येलो वाले सेल में आपको उसका कोड डाल देना है। फिर मैंने यहाँ पे सिप अमाउंट डालने का ऑप्शन दिया है कि आप चाहें तो वीकली सिप करें, चाहे मंथली करें, चाहे 15 डेज़ में, ये आपके ऊपर है। यहाँ पे इस शीट में कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप सिर्फ मंथली ही या वीकली ही कर सकते हैं। आप चाहें तो डेली भी कर सकते हैं, ऑल्दो इट डजंट मेक सेंस कि डेली करे कोई, लेकिन मैं सिर्फ टेक्निकली बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने जिस तरह से डिज़ाइन किया है, आप किसी भी दिन, जिस भी दिन आपका सिप डे है उस दिन कैसे एक्शन लेंगे वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो कितना अमाउंट से आपको सिप करना है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। फिर मिनिमम प्रॉफिट बुकिंग। तो जैसा आपको पता है कि पीकेपी में हम प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलते हैं। जब हमारा ट्री जो है, जो हमारा एक्यूमुलेटेड यूनिट्स हैं वो प्रॉफिट में आती हैं, तो प्रॉफिट पार्ट को हम निकाल लेते हैं, जिसे हम इस पेड़ के फ्रूट्स कहते हैं। तो कितना मिनिमम प्रॉफिट आने पर आप निकालना चाहेंगे वो अमाउंट यहाँ पे डाल सकते हैं। पिछली पीकेपी 2.0 शीट में ये अलग से मैंने नहीं दिया था, लेकिन कई लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते थे कि ये अलग से होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से दे दिया, ताकि ईजिली आप इसे चेंज कर पाएँ। कभी बढ़ाना है, कभी घटाना है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा कस्टमाइजेबल फील्ड में आता है बाय इन डिप बेस अमाउंट। ये वो अमाउंट है जब आपके ट्री में कोई डिप आएगा, मतलब निफ्टी जब गिरेगा तो हम उसे एक्स्ट्रा अमाउंट से बाय करते हैं। मतलब हमारी सिप तो चलती रहती है, वीकली हो या मंथली जो भी आप चला रहे हैं वो चलती रहेगी रेगुलरली। उसके अलावा अगर डिप आया है हमारे इंडेक्स में, निफ्टी में, तो हम एक्स्ट्रा अमाउंट से और ज़्यादा बाय करते हैं, क्योंकि सस्ता खरीदने का मौका मिल रहा है तो हम उस मौके को नहीं छोड़ते हैं। तो उसे मैं कहता हूँ BID, बाय इन डिप्स। तो किस अमाउंट से आप पहला बाय इन डिप करना चाहेंगे
वो यहाँ पे आप डालेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 2500 डाला हुआ है। तो जब पहला बिड आएगा और किस परसेंटेज पे वो बिड आना चाहिए, तो जो एवरेज प्राइस हमारा पीकेपी का चल रहा है, जो i3 में ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है पीकेपी एवरेज प्राइस, इस प्राइस से कितना परसेंट डिप होने पर हमारा पहला बिड आएगा, वो आप यहाँ येलो में डिफाइन कर सकते हैं। सिर्फ हमें पहला परसेंट बताना होता है कि 2% पे डिप, 3%, 5%, जो भी आपका कंफर्ट लेवल है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बैक टेस्टिंग डेटा के हिसाब से 2% का लेवल रिकमेंडेड है, बाकी आप बढ़ा घटा सकते हैं। तो जो भी परसेंट आप यहाँ डालेंगे उसका नेक्स्ट बिड उसका डबल होगा। मतलब 2% डाला है तो नेक्स्ट बिड 4% के डिप पे आएगा एवरेज प्राइस से, और जो हमारा अमाउंट होगा वो भी डबल हो जाएगा। तो पहले बिड में अगर हम 2500 कर रहे हैं, वो नेक्स्ट में 5000 हो जाएगा। थर्ड बिड में 6% पे बिड आएगा और 7500 हो जाएगा। तो सिंपली क्या हो रहा है, ये 2500 के टेबल में चल रहा है। 2500 1s are 2500, 2500 2s are 5000, 2500 3s are 7500 एंड सो ऑन। ठीक है, तो जितने बिड आपको करना है, जैसे जैसे आपका नंबर बढ़ते जाएगा, ऑल्दो मैंने यहाँ पे 4 तक ही दिया है, लेकिन ये 4 पे रुकेगा नहीं, क्योंकि शीट में मैंने उस तरह से डिज़ाइन किया है। आप 10 तक भी पहुँच जाएंगे, उसके बाद भी शीट आपको रेकमेंड करेगी कि 11वां बिड कितने अमाउंट का होगा, किस प्राइस पे आपको करना है, वो सब शीट में मैंने कोड कर रखा है। ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ बिड दिया है, जस्ट आप चेक कर पाएँ कि ओके फर्स्ट बिड -2 हो रहा है, सेकेंड -4, थर्ड -6 एंड सो ऑन। एक सीरीज सही से बन के आ रही है कि नहीं आ रही है, बस ये वेरिफिकेशन के लिए मैंने यहाँ 4 तक दिया है, लेकिन बिड आपके उसके बियॉन्ड भी आप कर सकते हैं। वो मैंने कोडिंग यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कर रखी है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे येलो फील्ड्स जो हमें वन टाइम भरने होते हैं कि हमारा ETF किस में होगा, हमारा सिप अमाउंट क्या है, हमारा मिनिमम प्रॉफिट बुकिंग अमाउंट क्या है, हमारा बाय एंड डिप अमाउंट क्या है, और हमारा बाय एंड डिप परसेंटेज क्या है। ये डिफाइन कर दिया येलो फील्ड में। अब बारी आती है ट्री को प्लांट करने की, मतलब हमें परचेज करने की। तो जब आप इसे स्टार्ट करेंगे, आप चाहें तो लमसम से स्टार्ट कर लें या SIP से स्टार्ट कर लें। SIP से तो आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको लमसम बड़ा अमाउंट डालना है तो थोड़ा मार्केट को देख के डालना होता है। अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, यहाँ पे लमसम डालना उतना समझदारी वाला काम नहीं है, क्योंकि हो सकता है यहाँ से मार्केट नीचे रिवर्सल हो जाए। अगर मार्केट ऊपर भाग जाए तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन अगर रिवर्सल हो जाए तो आपको दुख होगा कि इतना बड़ा पैसा मैंने यहाँ पे क्यों डाला। लेकिन सिप स्टार्ट करने के लिए ऐसा कोई हमें टाइमिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिप तो छोटे छोटे अमाउंट से हम कर रहे होते हैं। तो सिप हम किसी भी दिन स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी मैंने इस शीट की कॉपी बनाई है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि जब आपकी कॉपी बनेगी आपको क्या क्या स्टेप्स करने हैं। जैसे ही आप अपनी कॉपी खोलेंगे, सबसे ऊपर आपको ये दिखेगा, वार्निंग, सम फॉर्मूलाज आर ट्राइंग टू सेंड एंड रिसीव डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल पार्टीज। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने शीट में डेटा बाहर से पुल किया। NSE का डेटा मैं अपने एंड पे हर रोज़ अपडेट करता हूँ, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सारे इंडाइसेस का। इस शीट में निफ्टी का डेटा पुल होगा, तो वो जो डेटा है इसमें पुश होता है मेरे अपनी ग्लोबल शीट जो मैंने बनाई है। तो उसको पुल करने के लिए आपको अलाउ एक्सेस करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अलाउ एक्सेस करते ही वो डेटा यहाँ पे आने लग जाएगा। इस शीट में वो डेटा नहीं है, मैं जब कवर्ड कॉल वाला पोर्शन कवर करूँगा उसमें मैं आपको बताऊँगा वो डेटा कौन सा है। ठीक है, ये करना है आपको। फिर उसके बाद जब आप सिप करना चाहते हैं अपने ट्री में, तो उसके लिए मैंने देखिए यहाँ पे सिप दे रखा है। आप सिप किसी भी दिन कर सकते हैं। शीट बेसिकली जिस भी दिन आप शीट खोलेंगे उस दिन की डेट दिखाएगी। आज 28 नवंबर है, वो डेट मुझे दिख रही है। अभी जो भी इस ETF का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो मुझे यहाँ पे दिखेगा 296.43। ये गूगल फाइनेंस से फैच होता है, तो ये ऑटोमेटिकली हर 20 मिनट्स में अपडेट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर सजेस्टेड क्वांटिटी, क्योंकि हमने शीट को बता रखा है कि हमें 10,000 इन्वेस्ट करना है, तो जो भी अमाउंट आप यहाँ D3 में डालेंगे येलो सेल में सिप अमाउंट में, उसके हिसाब से आपको सजेस्टेड क्वांटिटी ये शीट बताएगी कि इतनी क्वांटिटी खरीदने पर आपका जस्ट इसके ऊपर का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो यही 3 पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन हमें रिकॉर्ड करनी होती है जब भी हम सिप करते हैं। तो आप अपने ब्रोकर में जाके इतनी क्वांटिटी परचेज कर लेंगे। उसके बाद शीट में रिकॉर्ड करने के लिए आपको सिंपली ये सिप वाला बटन दबाना है। ये बटन मैंने दबाया, देखिए बोल रहा है रनिंग स्क्रिप्ट। अब मैंने पहली बार दबाया है, तो जो ऐप स्क्रिप्ट है जो बिहाइंड द सीन्स काम करती है, ये कॉपी पेस्ट का प्रोसेस ऑटोमेट करने के लिए, वो आपसे मांगेगा ऑथराइजेशन। अ स्क्रिप्ट अटैच टू दिस डॉक्यूमेंट नीड्स योर परमिशन टू रन। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ क्लिक करना है ओके। उसके बाद ये पॉपअप खुलेगा, यहाँ पे आपका जीमेल का ईमेल एड्रेस आपको दिख जाएगा। मल्टीपल हैं तो मल्टीपल दिख जाएंगे। तो जिस भी ईमेल एड्रेस से आपने इस शीट को कॉपी किया है वही ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद ये आएगा गूगल हैज़न्ट वेरीफाइड दिस ऐप,
तो यहाँ पे एडवांस पे आपको क्लिक करना है और गो टू पीकेपी विद जो लास्ट ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करना है। फिर ये पॉपअप खुलेगा, यहाँ पे आपको बताएगा कि ये परमिशन इसको चाहिए, ये चीज़ें ये करता है। आप चाहें तो पूरा टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह वगैरह जो भी आपको पढ़ना है पूरा पढ़ने के बाद कंटिन्यू क्लिक कर सकते हैं। कंटिन्यू करते ही ये आपका ऑथराइजेशन प्रोसेस पूरा हो गया। और देखिए ऑथराइजेशन होते ही उसने क्या किया, वो जो सिप का डेटा था, बाई डेट यहाँ पे आ गई, बाई प्राइस आ गया, बाई क्वांटिटी आ गई। तो जो भी प्राइस पे आपने एक्चुअली बाय किया है, जो एग्जीक्यूट हुआ है, वो बस यहाँ पे अपडेट कर दीजिएगा, क्योंकि कई बार थोड़ा ऊपर नीचे होता है। तो यहाँ पे अपडेट कर देना जो एक्चुअल बाय प्राइस आपको ब्रोकर में मिला है। आपका रिकॉर्डिंग प्रोसेस ख़त्म, ठीक है। अगर आप ऐप स्क्रिप्ट नहीं यूज़ करना चाहते, मैनुअली करना चाहते हैं, तो सिंपली यहाँ से हाईलाइट कीजिए ये 3 पार्ट, इसको कॉपी कीजिए, Ctrl+C कीबोर्ड पे दबाइए, राइट क्लिक कीजिए, कॉपी दबाइए, और यहाँ पे लास्ट एम्प्टी रो में आके राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, वैल्यूज़ ओनली। हमेशा जब भी आप डेटा पेस्ट कर रहे हैं गूगल शीट में, वैल्यूज़ ओनली करना है, ठीक है, ताकि कोई फॉर्मेटिंग कॉपी ना हो जाए, कोई फॉर्मूला कॉपी ना हो जाए। तो वैल्यूज़ ओनली करूँगा, देखिए वही चीज़ हो गई, जो ऊपर वाली रो में हुआ था वही नीचे वाली रो में हुआ है। तो ये मैंने मैनुअली किया, ऐप स्क्रिप्ट के थ्रू वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। बस ऐप स्क्रिप्ट का इतना ही काम है, ये चीज़ को ऑटोमेट कर देता है, उससे ह्यूमन एरर हट जाते हैं, और कहाँ पेस्ट करना है उसकी आपकी दिक्कत हट जाती है। तो वो सारा चीज़ ऐप स्क्रिप्ट से ऑटोमेट हो जाता है। तो ये रिकॉर्ड में हटा देता हूँ। तो ये तो हो गया हमारा सिप। अब देखिए सिप आपने कर लिया आज का, लेकिन यहाँ पे फिर भी ये दिखाता रहेगा आपको, क्योंकि इसके हिसाब से आप कितनी सिप कर लो, ठीक है। तो बेसिकली आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा, आज मैंने सिप कर ली, अब मेरी नेक्स्ट सिप कब है। जिस भी दिन आपकी नेक्स्ट सिप होगी, आप चाहे वीकली कर रहे हो, चाहे मंथली कर रहे हो, या किसी भी ड्यूरेशन पे कर रहे हो, किसी भी दिन करना चाहें, आपको बस उस दिन आके यहाँ पे सिप बटन पे क्लिक करना है, वो सिप रिकॉर्ड हो जाएगी और अपने ब्रोकर में जाके उतनी क्वांटिटी खरीद लेनी है। अब बिड की बात करते हैं, बाय एंड डिप। अभी मैं थोड़ा यहाँ पे डेटा चेंज कर देता हूँ। सपोज़ मैंने इसे थोड़ा महंगा ख़रीदा होता, तो यहाँ पे मैंने बाई प्राइस चेंज कर दिया है, और सपोज़ मैंने इसे बहुत पहले ख़रीदा होता 7 नवंबर। ये मैं सिमुलेट करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ कि 7 नवंबर को मैंने 305 रुपीज़ पे ख़रीदा होता 34 क्वांटिटी। तो मेरा जो प्रेजेंट नोशनल प्रॉफिट चल रहा है, जो मुझे ऊपर दिख रहा है, -2.75%। और क्योंकि मैंने बिड लेवल -2% पे सेट किया है, तो यहाँ जो ये बिड वाला एरिया है इसमें ऑटोमेटिकली फिल हो गया है, अदरवाइज़ ये खाली रहेगा। अगर बिड एलिजिबल नहीं है, ये खाली रहेगा। अभी देखिए मैं जब बिड करूँगा ये खाली हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो बिड आज एलिजिबल है, तो ये बाई प्राइस जो भी अब करंट प्राइस होगा वो उठा लेगा, आज की डेट उठा लेगा। सजेस्टेड क्वांटिटी, अब इससे पता है कि 2500 वाला बिड अभी करना है, फर्स्ट बिड करना है हमें, तो उसके हिसाब से 9 क्वांटिटी हमें ख़रीदनी है। तो वो क्वांटिटी मैं अपने ब्रोकर में ख़रीदूँगा, और बिड बटन यहाँ पे दबाने से क्या होगा, ये डेटा कॉपी होके यहाँ पेस्ट हो जाएगा वैल्यूज़ की तरह ऑटोमेटिकली। तो देखिए वो नीचे वहाँ पे पेस्ट हो गया, कोई ह्यूमन एरर नहीं, कोई फॉर्मेटिंग की दिक्कत नहीं, और फटाक से पेस्ट भी हो गया। और क्योंकि अब हमारा बिड नंबर 1 रिकॉर्ड हो गया, मतलब हमने पहला बिड कर लिया, अब शीट यहाँ पे नेक्स्ट बिड ऑटोमेटिकली 2 बता रही है कि नेक्स्ट बिड जब सेकेंड बिड आएगा तब हमें बिड करना है, जो कि 5000 के अमाउंट पे होगा, और इस प्राइस पे हमें करना है। हमें एडवांस में ही बता दी थी शीट कि जब 291 रुपीज़ 12 पैसा का प्राइस आएगा, उस दिन हमें 18 क्वांटिटी खरीदनी है। इस इन्फॉर्मेशन को आप GTT ऑर्डर्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, अगर आपका ब्रोकर GTT ऑर्डर फैसिलिटी देता है। उससे क्या होगा, जिस भी दिन प्राइस आएगा ऑटोमेटिकली आपका बिड एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपको मैनुअली बैठ के ब्रोकर में नहीं करना पड़ेगा। और एक बार एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ पे सिर्फ रिकॉर्ड करना है आपको शीट में, ठीक है। और क्योंकि ये नेक्स्ट बिड अभी एलिजिबल नहीं हुआ है, हमारा जो नोशनल प्रॉफिट है -2.19% है, नेक्स्ट बिड हमारा -4% पे एलिजिबल होगा, इसलिए ये वाला बिड वाला सेक्शन देखिए खाली है, ठीक है। तो जब भी बिड एलिजिबल हो जाएगा, यहाँ बिड यहाँ पे फिल हो जाएगा हमारा डेटा, ताकि हम इजीली कॉपी पेस्ट कर सकें। तो ये हो गया हमारा सिप कैसे करना है, बिड कैसे करना है, वो चीज़ें। और जो भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं एक नई रो में करेंगे, जहाँ तक आपने डेटा फिल कर दिया है उसके नीचे करेंगे। ये जो मैंने कोडिंग लगाई है उसको ऑटोमेटिकली पता होता है कि लास्ट एम्प्टी रो कहाँ पे है, वो वहाँ पे डेटा फिल कर देती है। अगर आप मैनुअली कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो जो भी लास्ट डेटा आपने डाला है उसके नीचे की रो जो खाली है, फॉर एग्जांपल 11th रो तक मेरा डेटा भर गया है, नेक्स्ट जो भी ट्रांजैक्शन बाय हो या सेल हो मुझे 12th रो में एंटर करनी होती है। अब मैं थोड़ा डेटा और चेंज करता हूँ ताकि यहाँ पे सेलिंग का सिमुलेशन आ जाए। अभी सेलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि हम नेगेटिव में है, हमारा नोशनल प्रॉफिट जब तक प्लस में नहीं आएगा और हमारे इसके हिसाब से मिनिमम 1000 का प्रॉफिट होना चाहिए तो ही हमें प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए शीट बोलेगी।
तो सपोज़ मैंने इसे बहुत सस्ता ख़रीदा होता, ज़्यादा क्वांटिटी ख़रीदी होती इसकी। अब देखिए हमारा नोशनल प्रॉफिट कितना हो गया है 2.24% और नोशनल प्रॉफिट अमाउंट हो गया है 3310 और हम कितना बुक करना चाहते हैं मिनिमम 1000 रुपीज़, यानी कि ये सेलिंग के लिए एलिजिबल है। अभी शीट को मैंने जूम इन किया हुआ है इसलिए राइट हैंड साइड में जाना पड़ेगा देखने के लिए। तो जब भी सेलिंग के लिए एलिजिबल होगा ये वाला कॉपी फॉर सेल एंट्री, यहाँ पे डेटा फिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यूनिट कितने हमें सेल करने हैं और सेल प्राइस तो ये ऑटोमेटिकली जो भी अभी करंट मार्केट प्राइस है वो उठा रहा है, तो कितने यूनिट हमें सेल करने हैं वो यहाँ पे हमें दिखा देगी शीट, ताकि हम जो हमारा नोशनल प्रॉफिट है उससे जस्ट थोड़ा सा नीचे का प्रॉफिट बुक कर लें और थोड़ा प्रॉफिट छोड़ दें। ठीक है, पूरा नहीं खाना है, थोड़ा छोड़ देना है। बेसिकली ये इसलिए है कि हम ओवर बुक ना कर ले प्रॉफिट, आपको वो तो जस्ट अंडर दिखाएगा। 12 यूनिट्स ना दिखा के 11 यूनिट्स दिखा रहा है, क्योंकि 12 यूनिट्स पे 3310 से ऊपर का प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो हम 11 यूनिट सेल करेंगे, उससे जस्ट अंडर का प्रॉफिट बुक होगा। और आप देखेंगे जैसे ही मैं सेलिंग कंप्लीट करूँगा, उसकी एंट्री कंप्लीट करूँगा, यहाँ पे नोशनल प्रॉफिट में कुछ पॉजिटिव वैल्यू रह जाएगी। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, अगेन आप चाहें तो मैनुअली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर सिंपली ये ऑटोमेशन मैंने डाला हुआ है तो सेल बटन पे मैं क्लिक करूंगा और हमारा डेटा लास्ट 12th रो में ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्ट हो जाएगा। और यहाँ बिड नंबर 0 क्यों है, क्योंकि जब भी हम पीकेपी में सेलिंग करते हैं हमें अपनी बिड साइकिल को रीसेट करना होता है, उसके लिए सिंपली बिड नंबर में 0 डालना होता है। ये जो आप देखेंगे यहाँ पे बिड नंबर का कॉलम है, जब हमने पहला बिड किया तो 1 आया। जब हमने सिर्फ सिप करी है, कुछ नहीं डालना है बिड में, क्योंकि शीट को पता रहेगा कि उससे पहले का बिड हमने क्या किया है, वही बिड को वो ट्रैक करती रहेगी। जब जब बिड कर रहे हैं तब तक वो बिड नंबर डालना है कि कौन सा बिड हमने किया है। और जब सेलिंग करेंगे हमारा बिड साइकिल ताकि शुरू से 1 से स्टार्ट हो जाए, हम बिड नंबर 0 डाल देते हैं। तो देखिए अभी शीट यहाँ पे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बिड नंबर 2 है, क्योंकि शीट को पता है कि हमने लास्ट बिड जो किया है 1 किया था, अब नेक्स्ट मुझे 2 नंबर का बिड करना है जो कि 5000 अमाउंट है। लेकिन उससे पहले मेरे पास सेलिंग आ गई तो मैं सेलिंग करूंगा और बिड साइकिल भी रीसेट करूंगा। तो सेल बटन पे मैंने दबाया और ये वाला डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया। ठीक है, और जो भी सेलिंग वाली रो होती है वो मैंने कलर कोड किया कि ग्रीन कलर में दिख जाती है हमें। ठीक है, देखिए ग्रीन कलर भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपकी शीट में। अब देखिए क्या हुआ, नेक्स्ट बिड नंबर 1 हो गया, क्योंकि शीट रीड करती है कि लास्ट बिड कौन सा है हमारी एंट्री में। 0 है तो उसका नेक्स्ट बिड होगा 1। अगर हमारा लास्ट बिड होता 1 तो उसका होता है नेक्स्ट 2। अगर लास्ट बिड हमने 2 कर लिया होता तो नेक्स्ट बिड होता 3। वो शीट ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमें दिखा देगी, वो फॉर्मूला मैंने लगा रखा है। ओके, तो जब भी सेलिंग कर रहे हैं बिड 0 एंट्री करनी है हमें, और एंट्री हमेशा हम वहीं करते हैं जहाँ येलो हेडर्स, जैसे बाय सेल डेट, बाय प्राइस, बॉट यूनिट्स, बिड नंबर, उसमें एंट्री हो गई है। बाकी का ये जो नॉन येलो वाला हेडर है उसमें फॉर्मूलाज लगे हैं, ऑटोमेटिकली उसमें डेटा आता है। ठीक है, तो शीट ट्रैक करते हुए चलेगी कि अब टोटल यूनिट्स हमारी होल्डिंग में कितनी है। सेलिंग से पहले 509 थी, आज हमने 11 यूनिट्स की सेलिंग कर दी तो अब हमारे पास बची है 498। इसकी समरी ऊपर भी आती है, टोटल यूनिट्स होल्डिंग 498। हमारा बेस इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या है, मतलब जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं सिप के थ्रू, बिड के थ्रू, और जितना हमने इन्वेस्ट कर दिया वो हमारा बेस इन्वेस्टमेंट होता है। हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं लेकिन बेस इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा कभी कम नहीं होता। ये हम मान के चलते हैं कि जितना हमने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर जब प्रॉफिट आएगा तो ही बुक करेंगे, और हम इस बेस इन्वेस्टमेंट अमाउंट को कभी नीचे नहीं करेंगे सेलिंग के बाद भी। ये हमारा मान के चलना होता है हमें पीकेपी को एग्जीक्यूट करने के लिए। ब्रोकर में आपका फीफो लगता रहेगा, वहाँ पे बेस अमाउंट चेंज होगा, आपका एवरेज प्राइस अलग आएगा क्योंकि वो फीफो के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन हमारी शीट पीकेपी के हिसाब से कर रही है। अगेन जैसे मैंने कहा पीकेपी 2.0 का वीडियो देख लीजिएगा, या फिर पूरा अच्छे से समझना है एक एक चीज़ को तो पीकेपी की पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। मेरे गुरुजी महेश सर जिनकी ये स्ट्रैटेजी है उनकी किताब पढ़िएगा पीकेपी पे, क्योंकि ये जो एक स्ट्रैटेजी है ना ये आपको लाइफ टाइम फ्रूट्स देने वाली है, बहुत सेफ्टी के साथ देने वाली है। तो इसको अच्छे से समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे तो ये बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, जितना मैंने वीडियो में समझाया आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। 2-3 वीडियोस भी देखेंगे, लेकिन जैसे मेरे अंदर बहुत भूख है सीखने के लिए, मैं जितनी बुक्स अवेलेबल होंगी, जितने वीडियोज़ अवेलेबल होंगे, इस पर सब देख डालता हूँ ताकि कुछ ना कुछ मुझे नया सीखने को मिलता रहता है। तो उस पर्पज़ के लिए आप ज़रूर सीखते रहिए। ठीक है, तो यहाँ बेस इन्वेस्टमेंट अमाउंट आ गया, उसके हिसाब से हमारा एवरेज प्राइस, पीकेपी एवरेज प्राइस क्या चल रहा है। मैंने यहाँ पे एवरेज प्राइस नहीं लिखा है, पीकेपी एवरेज प्राइस लिखा है, क्योंकि आपके ब्रोकर में एवरेज प्राइस आपको कुछ और दिखेगा। एक बार आपने सेलिंग स्टार्ट कर दी, एवरेज प्राइस वहाँ और आपके गूगल शीट में मैच नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे गूगल शीट के हिसाब से ही ट्रैक करना है आपको।
करंट मार्केट वैल्यू मैच होगी आपके ब्रोकर में भी, यहाँ पे भी, क्योंकि बेसिकली हम कितनी यूनिट्स होल्ड करते हैं मल्टीप्लाइड बाय करंट मार्केट प्राइस, वो हमारी करंट मार्केट वैल्यू है। तो आपके ब्रोकर में और यहाँ पे सेम आएगी, थोड़ा ऊपर नीचे होगा क्योंकि यहाँ पे मार्केट प्राइस अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो कुछ रुपए ऊपर नीचे होगा, लेकिन वो सेम आएगी। उसके हिसाब से नोशनल प्रॉफिट क्या चल रहा है, ये अगेन पीकेपी का नोशनल प्रॉफिट है, आपके ब्रोकर में अलग नोशनल प्रॉफिट दिखाएगा। नोशनल प्रॉफिट परसेंटेज पीकेपी के हिसाब से क्या है ये दिखाएगा। टोटल आपने कितना प्रॉफिट बुक कर लिया, तो जो भी हम विड्रॉ करते हैं, जैसे हमने यहाँ 11 यूनिट सेल करी, वो जो विड्रॉ किया हमने 11 यूनिट्स का अमाउंट, उसे हम पीकेपी का प्रॉफिट या उसके फ्रूट्स कहते हैं। ठीक है, तो कितना आपने अभी तक टोटल प्रॉफिट बुक कर लिया वो, और ये जो प्रॉफिट इस बेस इन्वेस्टमेंट अमाउंट का क्या परसेंटेज है वो, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि XIRR क्या चल रहा है। अभी मैंने यहाँ पे 7 नवंबर से पहली एंट्री करी है और एक ही महीने की एंट्री है, तो XIRR बहुत हाई दिखा रहा है, लेकिन XIRR को सही से समझने के लिए हमें इसे समय देना होता है। तो जब 1 साल का समय हो जाता है और उसके बाद जो भी XIRR आता है, उससे हमें सही आइडिया लगता है कि XIRR, जिसे कई लोग CAGR से कंपेयर कर सकते हैं, ऑल्दो CAGR बहुत अलग चीज़ है, वो अलग सिनेरियो में यूज़ होती है। XIRR वहाँ यूज़ होता है जहाँ हम फ्रीक्वेंटली बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, तो XIRR हम उसके लिए निकालते हैं। तो अभी XIRR 48.38% दिखा रहा है। तो ये मैंने बना दिया है आपके लिए ईजी पीजी यूज़ करना पीकेपी शीट को, और कुछ इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, लिखे हुए हैं। जैसे टॉप में आप देखेंगे, डू नॉट ऐड और रिमूव एनी न्यू रोज टिल A9, मतलब A9 यहाँ पे है जो मैंने हाइड कर रखी है, उससे ऊपर कोई भी रो आपको इंसर्ट नहीं करनी है। उसके नीचे आप इंसर्ट कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कोई सिप एंट्री करना भूल गए और वो सिप एंट्री यहाँ पे आनी थी 11th और 12th के बीच में, तो यहाँ राइट क्लिक, इंसर्ट 1 रो अबव, इससे यहाँ पे एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाएगी। इट्स फाइन, यहाँ पे आप इंसर्ट कर रहे हैं रो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 9th रो है और उससे ऊपर के बीच में कोई रो इंसर्ट नहीं करनी है, क्योंकि ये जो बिड का, सिप का, सेलिंग का जो मैंने ऑटोमेशन लगाया है, उसमें स्पेसिफिक मार्क्ड है कि इस रो से उठाओ डेटा और यहाँ पेस्ट कर दो। तो अगर आपने रो इंसर्ट कर दी या कॉलम इंसर्ट कर दिया, तो वो सारा ऐप स्क्रिप्ट में ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं होता और आपका कुछ गलत डेटा कॉपी पेस्ट होने लग जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा है ऊपर कि कोई न्यू रो इंसर्ट नहीं करना है 9th रो तक, और कॉलम AG तक कुछ नहीं इंसर्ट करना है। AG यहाँ पे है हमारा, ठीक है। इसके आगे के कॉलम्स आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कोई डेटा अपना पर्सनल मैनेज करना है, मेंटेन करना है, कोई नोट्स लेने हैं, वो आप कर सकते हैं, लेकिन कॉलम मत इंसर्ट कीजिएगा। कॉलम इंसर्ट करने से यहाँ पे जो कोडिंग है वो ख़राब हो जाएगी और डेटा सही से कॉपी पेस्ट नहीं होगा। तो ये हो गया पीकेपी शीट यूज़ कैसे करनी है। अब आप ये पीकेपी 3.0 शीट लेते हैं और आपको अपनी पीकेपी 2.0 शीट का डेटा यहाँ ट्रांसफ़र करना है। तो उसको ईजी बनाने के लिए, या फिर जब आप पीकेपी 3.0 को अपडेट करेंगे पुरानी शीट से नई शीट में, जैसे जैसे मैं फ्यूचर में अपडेट्स रिलीज़ करूँगा, उसको ईजी बनाने के लिए मैंने डेटा ट्रांसफ़र का नया प्रोसेस दिया है आपको। तो वो कैसे यूज़ करना है, तो डेटा ट्रांसफ़र शीट में जाएंगे हम। यहाँ पे कुछ येलो सेल्स हैं जो प्रीफिल्ड हैं, मोस्टली वो प्रीफिल्ड वैसे ही रहने हैं। तो मैं सिनेरियो बताता हूँ आपको। ओल्ड शीट्स डेटा फ्रॉम वेयर डेटा हैज़ टू बी कॉपीड, तो आपकी जो पुरानी शीट है उसका URL डालना है। वो कैसे, तो यहाँ पे मैंने अपनी पुरानी शीट खोली है पीकेपी 2.0 वाली शीट, ठीक है। इसमें मैंने कुछ डमी डेटा डाल रखा है आपको दिखाने के लिए कि डेटा ट्रांसफ़र कैसे होगा। तो सपोज़ मेरे ये बाय और सेल यहाँ पे रिकॉर्डेड हैं। पुराना प्रोसेस क्या था, यहाँ पे आप बाय वाला डेटा कॉपी कीजिए, अपनी नई शीट में पेस्ट एज वैल्यूज़ कीजिए, फिर उसके बाद सेल वाला डेटा कॉपी कीजिए, पेस्ट एज वैल्यूज़ कीजिए, नोट्स अगर आपके पास हैं तो नोट्स पेस्ट करिए। उसके बाद ये जो ETF कोड है अगर आपने बदला है तो वो चेंज कीजिए, सिप अमाउंट चेंज कीजिए, बाय एंड डिप अमाउंट चेंज कीजिए, और परसेंटेज सब कुछ चेंज करना पड़ता था। लेकिन अब ये नए प्रोसेस के साथ एक बार आपको बस डिफ़ाइन करना है कि पुरानी शीट में ये डेटा कहाँ है और नई शीट में कहाँ है, और बटन दबाना है और ये सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा विदाउट एनी एरर्स। तो वो कैसे करना है अभी डेमो दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए पुरानी शीट का URL मतलब होता है वेबसाइट एड्रेस। तो आप यहाँ टॉप में देखेंगे तो यहाँ पे वेबसाइट एड्रेस आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे, सारा हाईलाइट करेंगे उसे और कॉपी कीजिए। अब अपनी नई शीट में जाइए जहाँ उसे पेस्ट करना है और यहाँ पे उस URL को पेस्ट करके एंटर दबा देना, ठीक है। उसके बाद टैब्स नेम, तो आप पुरानी शीट में जाएंगे, आपको नीचे जो नाम दिखते हैं ना, जैसे इंस्ट्रक्शंस है, पीकेपी, ऑप्शन ट्रेड, ये कहलाते हैं टैब नेम। तो किस टैब में आपका डेटा है, यहाँ पे मेरा डेटा पीकेपी टैब में है तो पीकेपी, और नई शीट में मेरा किस टैब में डेटा जाना है, पीकेपी। तो वही चीज़ यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र में आप देखेंगे ऑलरेडी प्रीफिल्ड है।
इन केस आपने अपनी शीट्स के नाम चेंज करें, टैब्स के नाम चेंज करें अपनी पर्सनल शीट में या फिर नई शीट में कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज़ जो मैंने पीकेपी डाला है उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि लॉजिक क्या है, शीट ये चेक करेगी कि इस यूआरएल में पीकेपी टैब को ढूंढेगी, उसके बाद फिर डेटा कॉपी करेगी और हमारे प्रेजेंट शीट के पीकेपी टैब में पेस्ट करेगी। इसलिए हमें ये जो टैब नेम है सही बताने ज़रूरी है, अदरवाइज शीट को वो मिलेंगे ही नहीं। ये हो गया। उसके बाद बाय सेल डेट, बाय प्राइस, बॉट यूनिट्स, बिड नंबर, ये सारे एक साथ आते हैं हमारी पुरानी शीट में, यहाँ पे देखेंगे आप। और स्टार्ट होता है वो A9 से हमारा डेटा है और D कॉलम के एंड में कहीं तक भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे A9 टू D ये मैंने PKP 2.0 के हिसाब से प्रीफिल कर रखा है, आपको उसके हिसाब से चेंज नहीं करना पड़ेगा अनलेस आपने अपनी शीट में कोई चेंजेस किए हैं, रोज इंसर्ट किए हैं वगैरह वगैरह। अदरवाइज़ ये जो प्रीफिल डेटा है वो काफ़ी है, बस आप मैच कर लीजिएगा कि पुरानी शीट में A9 से आपका डेटा स्टार्ट हो रहा है और D कॉलम तक है बिड नंबर, तो A9 टू D हमने रेंज बता दी कि A9 से स्टार्ट करो और D के आगे कोई नंबर नहीं है क्योंकि D के एंड तक जाना है शीट को कॉपी करने के लिए। ये मैं थोड़ा थोड़ा गूगल शीट की एडवांस चीज़ें भी आपको बता रहा हूँ, आपकी लर्निंग में काम आएंगे। और ये डेटा कॉपी करके पेस्ट कहाँ करना है, A10 में हमारी करंट शीट के। तो जो भी सेकेंड रो में यहाँ पे है वो है करंट शीट्स डेटा। करंट शीट्स के URL हमको नहीं देना है क्योंकि हम करंट शीट में ही हैं अभी, तो शीट को पता है कि इसी शीट में आके डेटा पेस्ट करना है। इसके टैब नेम हमें बताना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास मल्टीपल टैब हैं और हमने हो सकता है टैब नेम चेंज किया। और किस जगह पेस्ट करना है, यहाँ पे हमें बस फर्स्ट सेल बताने की ज़रूरत है जहाँ से पेस्टिंग स्टार्ट करनी है। जैसे कि इस शीट में आप देखेंगे पहला रो, थोड़ा लेफ्ट में चलते हैं जहाँ से शुरू है, A10 से शुरू होता है ये, ठीक है। तो A10 से मुझे पेस्ट करवाना है ये डेटा, तो सिर्फ मुझे A10 बताना है, पूरा रेंज नहीं बताना है A10 टू D, क्योंकि जब वो पेस्ट करेगा वो ऑलरेडी टेबल स्ट्रक्चर में कॉपी करके लाता है डेटा और पहले सेल में पेस्ट करेगा तो वो टेबल फॉर्म में पेस्ट हो जाता है, सारा डेटा वहाँ जाता है पूरे टेबल के हिसाब से, ठीक है। तो A10 हो गया जहाँ से हमें पेस्टिंग ये वाली स्टार्ट करनी है इस डेटा की जो ऊपर हेडर्स आ रहे हैं। फिर यूनिट सोल्ड, सेल प्राइस, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा गैप होता है हमारी शीट में, ठीक है, बीच में कुछ कॉलम्स हैं जो हमें पेस्ट नहीं करने, वो फॉर्मूलाज लगे तो वो डेटा हम नहीं पेस्ट करते हैं। हम यूनिट सोल्ड और सेल प्राइस कॉपी करेंगे यहाँ पुरानी शीट से, जो कि यहाँ पे हैं, देखिए I9 से शुरू होते हैं और J के एंड तक जाएंगे। तो I9 टू J यहाँ पे हमने रेफरेंस दे दिया। और पेस्ट कहाँ पे करना है नई शीट में, यहाँ पे I10, ठीक है। तो I10 से हम स्टार्ट करेंगे वहाँ पे पेस्ट करना, जो भी पहली रो है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो I10 हमारी पहली रो है जहाँ से पेस्ट होगा डेटा। और अभी मेरे पास यहाँ शीट में मैंने डेमो डेटा डाल रखा है, जब भी कॉपी पेस्ट होगा ये पुराना डेटा यहाँ से हट जाएगा, नया डेटा पेस्ट हो जाएगा। और उसके बाद अगर आपने नोट्स भी रखे हैं तो नोट्स में यहाँ पे मैंने कुछ नहीं रखा है, वो ब्लैंक है, तो यहाँ पे नोट्स वाला मैंने उसे बता दिया है कि L9 वाले कॉलम में देखो, L9 से लेके L तक और L10 से पेस्टिंग स्टार्ट करो। और फिर ये जो डेटा है ऊपर हमारे पास की ETF का कोड, सिप अमाउंट, इनके भी सेल रेफरेंस हमें देने हैं। तो ETF का कोड पुरानी शीट में, मेरी पुरानी शीट में है B1 पर, और सिप अमाउंट E1 पर। जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे ना, आपको यहाँ टॉप में दिख जाएगा कि सेल क्या है, E1 यहाँ पे आ रहा है कि E कॉलम और फर्स्ट रो E1 ऐसे सेल नंबर बनता है। तो ये E1 में है हमारा बाय एंड डिप्स का अमाउंट, Q2 में है, देखिए Q2, और उसे कॉपी पेस्ट करना है Q3 में। और मिनिमम प्रॉफिट अमाउंट, क्योंकि मैंने ये PKP 2.0 के हिसाब से डिज़ाइन किया है, उसमें मिनिमम प्रॉफिट अमाउंट के लिए कोई सेल था ही नहीं। आप यहाँ पे देखेंगे मिनिमम प्रॉफिट अमाउंट के लिए कोई सेल था ही नहीं, इसलिए वो डेटा यहाँ से कॉपी कर ही नहीं सकते हम, तो इसलिए वो खाली रखा है। तो जहाँ भी ये खाली होगा वो वाला पोर्शन शीट इग्नोर कर देगी, कुछ कॉपी पेस्ट नहीं करेगी। और बाय एंड डिप अमाउंट हो गया और बाय परसेंटेज हो गया। और उसी तरह मैंने ये ऑप्शन सेलिंग के लिए दिया, जो मैं ऑप्शन की कवर्ड कॉल्स में कवर करूंगा। बेसिकली हमारी पुरानी शीट में ऑप्शन ट्रेड्स का टैब है, नई शीट में भी ऑप्शन ट्रेड्स का टैब है। पुरानी शीट में डेटा कहाँ पे है वो हम यहाँ पे रेंज बता रहे हैं, और नई शीट में कहाँ से पेस्टिंग स्टार्ट करना है वो बता रहे हैं। उसके बाद फाइनली डेटा ट्रांसफ़र बटन दबाना है। ये बैक एंड में सब कुछ रन कर रहा है, सब चेक कर रहा है, पुरानी शीट से डेटा कॉपी करके नई शीट में पेस्ट कर रहा है। और सक्सेस कंप्लीटेड 8 कॉपी ऑपरेशन। तो हर एक ब्लॉक एक ऑपरेशन है, तो कितने उसने कॉपी कर लिए ऑपरेशंस, वो कितने पेस्ट कर दिए वो बता रहा है। अब मैं PKP शीट में जाऊंगा
तो यहाँ PKP का डेटा आ गया है पुरानी शीट से। इसको आप यहाँ टोटल यूनिट्स देखेंगे, पुरानी शीट में मेरे पास थी 949 और उसका एवरेज प्राइस था 296.52। इस तरह से आप मैच कर सकते हैं कि सही से डेटा कॉपी पेस्ट हो गया है कि नहीं हो गया। इस तरह से आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली हो गई, लेकिन डबल चेक करने में क्या जा रहा है। और अगर फिर आप डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं 3.0 टू 3.0, मतलब पुराना 3.0 आपने जहाँ डेटा मैनेज करा, कुछ महीनों बाद मैंने अपडेट रिलीज़ करा, आपको नया डेटा ट्रांसफ़र करना है, उस वक्त करते हुए जो रेंज है वो सही कर लीजिएगा कि कहाँ से डेटा स्टार्ट होता है। और वो वन टाइम प्रोसेस है, एक बार कर लेंगे आपका डेटा ट्रांसफ़र बहुत ईजी पीजी हो जाने वाला है। ओके दोस्तों, तो ये वाला पोर्शन पार्ट 1 ख़त्म होता है हमारा PKP 3.0 का। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, कैसे यूज़ करना है ऑप्शन ट्रेडिंग का पार्ट। तो ये शीट अवेलेबल है परचेज़ करने के लिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। और ये हर किसी के लिए एक नया परचेज़ होगा। अगर आपने पास्ट में 2.0 को परचेज़ भी किया था, PKP 2.0 को, तो भी ये फीचर्स अगर आपको चाहिए, पसंद आए हैं, तो 3.0 को आपको अलग से परचेज़ करना पड़ेगा। ये कोई फ्री अपग्रेड नहीं है PKP 2.0 का 3.0 में। हाँ, अगर आपने रिसेंटली 1-2 महीने में PKP 2.0 की शीट खरीदी थी तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं कुछ डिस्काउंट आपके लिए कंसिडर कर लूँगा। अदरवाइज़ आपने बहुत पहले PKP 2.0 शीट खरीदी है तो PKP 3.0 अपग्रेड करने के लिए आप ये नया वर्जन खरीद सकते हैं। मैं कोई मंथली सब्सक्रिप्शन मॉडल में नहीं लाता हूँ, मैं वन टाइम परचेज़ लाता हूँ। अगर आपको नहीं भी खरीदना है, PKP 2.0 वर्जन जो अभी तक मैंने अपडेट्स प्रोवाइड किए हैं वो वैसा का वैसा चलता ही रहेगा। ऐसा नहीं कि वो बंद हो जाने वाला है, आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन नए फीचर्स अब 3.0 में ही आएंगे सारे। ये जो ऐप स्क्रिप्ट वाला है 2.0 में कोई ऐसा फीचर नहीं आएगा। 3.0 आप अपग्रेड कर सकते हैं अगर आपको ये नए फीचर्स पसंद आए और आप यूज़ करना चाहते हैं, जो कि मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, क्योंकि जो ऑप्शन वाला पोर्शन में कवर करूँगा उसमें आपकी कॉस्ट पहले हफ्ते में ही और पहले महीने में ही रिकवर कर लेंगे आप, जो भी आपको शीट के लिए कॉस्ट देनी है। तो जो पोर्शन मैंने आज कवर किया उससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं, और नेक्स्ट पोर्शन में मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बताऊँगा। नमस्कार दोस्तों, मिलता हूँ आपसे पार्ट 2 में। थैंक यू।